संविधान को तो लागू करिए जो 1950-60 में लागू हो जाना चाहिए था, वो 2021 तक लागू नहीं हुआ। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको इसी संविधान के माध्यम से बताना चाहूंगा। संविधान कहता है कि सबको समान अवसर दो, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है सब लोग समान है। आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब सबको समान अवसर मिलेगा कैसे? कलेक्टर साहब का बेटा अलग किताब पढ़ता है, क्लर्क का बेटा अलग किताब पढ़ता है, मंत्री जी का बेटा अलग किताब पढ़ता है, संतरी का बेटा अलग किताब पढ़ता है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए, हम सारे लोग लगभग एक जैसे लेवल के लोग हैं। लगभग सब लोग यहाँ मध्यम वर्ग के लोग बैठे हुए। यहाँ जितने हम लोग बैठे, हम ही लोग के बच्चे अलग अलग किताब पढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड का अलग सिलेबस, आईसीएसई बोर्ड का अलग सिलेबस, यूपी बोर्ड में अलग किताब चल रही, दिल्ली बोर्ड में अलग किताब चल रही, बिहार बोर्ड में अलग किताब चल रही। एग्जाम एक हो रहा है, आईएएस का एक एग्जाम, आईपीएस का एक एग्जाम, एनडीए का एक एग्जाम, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, एनडीए का एक एग्जाम, क्लैट का एक एग्जाम, बैंक का एक एग्जाम, रेलवे का एक एग्जाम। एग्जाम सारे एक, पेपर एक, सिलेबस अनेक। तो समान अवसर कैसे मिलेगा? जब तक बहन जी का भतीजा और बहन जी के ड्राइवर का बेटा एक किताब नहीं पढ़ेगा, जब तक ओवैसी साहब का बेटा और ओवैसी साहब के ड्राइवर का बेटा एक किताब नहीं पढ़ेगा, जब तक चिराग पासवान का बेटा और चिराग पासवान के ड्राइवर का बेटा एक किताब नहीं पढ़ेगा। कहने का मतलब, मैंने नाम ले लिए, मेरा कहने का मतलब कि जब तक इस देश में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, पारसी ईसाई, बच्चों की किताब एक नहीं होगी तो सबको समान अवसर कैसे मिलेगा? और ये बहुत आसान है। हमारा संविधान यही कहता है कि इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। जो आपने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा भी है कि सबसे पहली हमारी मांग है देश में एक समान शिक्षा कानून बने, कि देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू हो, अर्थात एक देश एक शिक्षा, एक देश वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। ये सीबीएसई, आईसीएसई जो दुनिया भर के बोर्ड चल रहे हैं, इनको आपस में मर्ज किया जाए। इसके पहले एक बार ये स्टार्टिंग हुआ था, कपिल सिब्बल साहब जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने सीबीएसई आईसीएसई को मर्ज करने का प्लान किया था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। और ठंडे बस्ते में इसलिए चला गया कि इस देश में एजुकेशन माफिया, बुक माफिया और कोचिंग माफिया बहुत पावरफुल है। ये एजुकेशन माफिया, बुक माफिया और कोचिंग माफिया इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन हो जाएगा तो कोचिंग की जो दुकानें चल रही वो बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि केवल बाबा साहब अम्बेडकर का उसमें मंतव्य आया, सरदार पटेल ने अपना पक्ष रखा था, रफी अहमद किदवई साहब ने अपना पक्ष रखा था, मौलाना कलाम ने अपना पक्ष रखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पक्ष रखा था। सबके आपसी डिस्कशन के बाद आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, तो उसको लागू किया जाए। आखिर अब नहीं लागू होगा तो कब होगा? आज़ादी के 73 साल बीत चुके हैं। अगर अभी भी हम संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उनको लागू नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए हम देश के सभी माननीय सांसदों, विधायकों से आग्रह करते हैं कि आप अपने अपने दलहित, अपने निहित स्वार्थों को छोड़िए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में सब लोग समर्थन करिए। और खासतौर पे वो नेता जो अपने आप को संविधान का पालन करने का दावा करते हैं, वो नेता जो कहते हैं मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, वो अपना पक्ष जरूर स्पष्ट करें कि वो समान नागरिक संहिता चाहते हैं कि नहीं चाहते। सरकार से मेरा आग्रह है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जितने जल्दी हो सके इसका ड्राफ्ट बना दे। जिस दिन समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट वेबसाइट पे आ जाएगा, उसके बाद सबके भ्रम टूट जाएंगे। हमारी 2017 से पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में कि इस देश से घुसपैठियों को निकाला जाए। और जब हमने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, उस समय हमने वेबसाइट पे अपने ऑन एफिडेविट कहा हुआ है कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। हमने राज्यवार उसका ब्यौरा दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि 2017 में 4 साल आगे बढ़ चुके हैं। ये घुसपैठी हमारे हिस्से का रोटी कपड़ा ले रहे हैं,
हमारे हिस्से का राशन खा रहे, हमारे हिस्से का रोजगार छीन रहे। और यहां वालों को तो ऐसी बेरोजगारी है, उसमें 5 करोड़ और लोग नहीं आ जाएंगे तो कहां से स्थिति ठीक रहेगी। इसलिए हमारा ये कहना है, दुनिया के जैसे बाकी देशों में घुसपैठ नियंत्रण कानून है, ऐसे भारत में भी एक घुसपैठ नियंत्रण कानून बने और ये व्यवस्था हमारे संविधान में है। ये मैं घुसपैठ नियंत्रण कानून की जो मांग कर रहा हूं, ये कोई बाहर से मांग नहीं कर रहा हूं, इसकी व्यवस्था भी संविधान में है। इस देश में हमारा संविधान सबको अपने अपने मजहब धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन साम दाम दंड भेद द्वारा किसी दूसरे का धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं देता। और धर्मांतरण की समस्या, कुछ राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, 7 राज्यों ने तक बना दिया। हमारा यह कहना है कि यह समस्या चूंकि राज्य की स्तर की नहीं है, यह समस्या राष्ट्रीय है। साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण किसी एक राज्य का विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश का, ये पूरे देश में हो रहा है। इसलिए जो इसका समाधान होना चाहिए वो भी राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। तो धर्मांतरण विरोधी कानून राज्यों के, कुछ राज्यों के बनाने से 5 राज्य 7 राज्य 8 राज्य, उससे बात नहीं बनेगी। चूंकि धर्मांतरण एक राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए कानून संसद में बनना चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए। ये जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, अगर हम भारत की समस्याओं की रूट कॉज एनालिसिस करना शुरू करें तो पता चलता है कि भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है और 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। उदाहरण के लिए, बार बार सड़क टूट रही है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। सड़क पे ट्रैफिक जाम है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। सरकारी हॉस्पिटल में ओवर क्राउडिंग है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। भारत में जितने भी समस्याएं हैं, मैं पिछले 20 साल से रूट कॉज एनालिसिस कर रहा हूं, एक मैं डायरी मेंटेन किया हुआ है। 80% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण है भ्रष्टाचार या जनसंख्या विस्फोट या दोनों। हमारी जनसंख्या 125 करोड़ नहीं 150 करोड़ है। 125 करोड़ तो आधार 2019 में बन गया था और 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है। किसी गांव देहात में सर्वे कर लीजिए, मैंने बहुत गांव में सर्वे करवाया, 100% आधार एक भी मुझे शहर का मोहल्ला नहीं मिला। गांव छोड़ दीजिए, जब तक कोई काम नहीं रुकता, जब तक बच्चे का 10वीं का फॉर्म नहीं भरना होता, तब तक लोग आधार नहीं बनवाते। जब तक कोई काम नहीं रुकता तब तक कोई आधार नहीं बनवाता। तो 125 करोड़ आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, टोटल हो गए 150 करोड़। जमीन हमारे पास दुनिया की 2% है, पानी मात्र 4% है और जनसंख्या दुनिया की 20%। इसलिए हमारा आग्रह है सरकार से भी, और सरकार के साथ साथ जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, जो लोग कहते हैं बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, वो लोग संविधान के उन प्रावधानों को पढ़ें और लागू करने के मामले में जो योगदान कर सकते हैं योगदान करें। केवल बाबा साहब को माला पहनाने से बाबा साहब का सम्मान नहीं होगा, बाबा साहब की बात करने से इस देश का भला नहीं होगा। इस देश का भला तब होगा जो संविधान में बचे हुए प्रावधान है लगभग 20% यानी 1/5, उसको जब लागू किया जाएगा तब इस देश से गरीबी खत्म होगी, तब इस देश में समता आएगी, तब इस देश में समरसता होगी, तब इस देश में सबको समान अवसर मिलेगा। इतनी बात हमें कहनी थी। आज बाबा साहब की जयंती है। मेरा इस देश के सभी माननीय नेताओं से और विशेष रूप से सांसदों से आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि अभी तक तो आपने माला पहनाया, अच्छी बात है, खूब माला पहनाया बाबा साहब को, लेकिन अब जरा बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, जो उसमें व्यवस्था दी हुई है, थोड़ा उसको लागू करने के बारे में सोचिए। तभी जमीनी स्तर पे परिवर्तन आएगा। जब तक समान शिक्षा नहीं लागू होगी तब तक इस देश में समान अवसर नहीं मिलेगा। जब तक समान नागरिक संहिता नहीं लागू होगी सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं लागू होगा इस देश में घुसपैठ बंद नहीं होगी। जब तक धर्मांतरण का कानून खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा धर्मांतरण का धंधा चलता रहेगा। और जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू होगा
तब तक इस देश से गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण कुछ कम नहीं होने वाला। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.